वेलकम बैक एवरीवन। जून 2023 के लिए आपका जो एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए ये आपका लास्ट लेक्चर, ठीक है। इसके बाद आपको आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ भी नहीं देखना है। ऑलरेडी आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो के माध्यम से आपका रिवीजन थोड़ा सा और होगा और कुछ नई चीज़ें भी आपको मालूम पड़ेगी, ताकि अगर एग्ज़ाम में आपको आए तो उससे आपको फ़ायदा पहुँचे। अभी तक आपने जितना कर लिया है उसी को बारंबार रिवाइज़ करिए, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि आप नई नई और बेफिजूल की चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको सवाल दिख रहा है, इसका आप आंसर लगा लीजिए, तो एक प्रकार से आपकी मॉक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और कुछ लोग जो है अभी भी इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, गलती कर रहे हैं, उससे बचने के लिए ये लेक्चर आपकी मदद करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल्स विथ द वीकेस्ट डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक संबंध की दुर्बलतम डिग्री वाले चर का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। सवाल उठता है सबसे पहले, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता क्या है। आपके पास दो परिवर्त्य होते हैं, आपके पास दो चर होते हैं, चर ए एंड चर बी। इन दोनों के बीच में क्या स्थापित होता है, इन दोनों के बीच में अगर सहसंबंध स्थापित होता है तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं आपके स्मॉल आर से, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है आपका पियर्सन आर, ठीक है। पियर्सन आर कहा जाता है, और वही पियर्सन आर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और ये कैसे हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी जो स्केल होती है कहाँ से होती है, -1.00 से कहाँ तक रहती है, +1.00, ठीक है। तो इस प्रकार की एक नंबर लाइन बनती है, यहाँ पे आपका मिलता है +1.00 और यहाँ पे रहता है -1.00 और इसके मध्य में रहता है बीच में यहाँ पे 0, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 0 से जितना दूर जाएगा, ये 0 से जितना दूर जाएगा उतना क्या होगा, आपका जो संबंध है वो कितना होता जाएगा, वो संबंध आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। मतलब 1 के पास जितनी वैल्यू आएगी, +1.0 के पास जितनी वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। और -1.0 के पास भी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। और 0 के जितना पास में आपकी वैल्यू रहेगी, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, इसका मतलब क्या रहेगी, वो उतनी ही दुर्बल रहेगी, ठीक है। मतलब जो 0 के जितना पास में है वो उतना कमज़ोर रहेगा, उतना दुर्बल रहेगा। और जो 1 के ज़्यादा पास में है, इसका कोई मतलब नहीं चाहे वो माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, ठीक है। 1 के जो ज़्यादा पास होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं, -0.84 दिया है, ये कहाँ पे आएगा, -0.84, ये -0.56, +0.75 और +0.08, ठीक है। तो आपको जो +0.08 है ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर हम 1 से गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 से लेके अगर हम 100 तक गिनेंगे, 100 पे जाके क्या मिलेगा हमको, +1.0 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, +0.75, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा था। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा +1.00। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सबसे आपके 0 के सबसे पास कौन है, ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, +0.8, ठीक है। +0.8 सबसे पास है। हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप खुद से भी सवाल पूछिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए लिखा होता +0.07 और ऑप्शन दिया है +0.08, यहाँ दिया है -0.09 और यहाँ पे दिया है -0.10। अब बताइए इन चारों में से सबसे दुर्बलतम डिग्री वाला कौन सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चेक करना है आपको, सबसे पास 0 के कौन है, मतलब 0 के सबसे करीब में या 0 के सबसे पास वाली संख्या है, ऐसे समझिए, वो कौन सी है, वो कौन सी है, क्या 0.10 है, 0.09, 0.08 या 0.07। क्या मार्क करेंगे आप, यहाँ पे मार्क करेंगे +0.07, ठीक है, ये सबसे दुर्बल रहेगी। अब यहाँ पे +0.08 नहीं रहेगी, क्योंकि इससे पास में क्या आता है, 0.07 आता है। अगर यहाँ 0 बनाएंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ठीक है, इस प्रकार से बना है। तो आपका 0.7 जो है 0 के पास में है और ये 0.8 जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सबसे पास में जो रहेगा वो वीकेस्ट रहेगा, एंड जो सबसे दूर रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। अगर आपसे पूछें +0.98, +0.99, -0.96 या -0.92, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है बताइए। सबसे स्ट्रॉन्ग क्या ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है या फिर ये वाला है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है इसमें, वो बता दीजिएगा आप व्हाट्सएप के ऊपर। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये रहा अगला सवाल, इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 12 ऑन अ टेस्ट ऑफ विच द मीन इज 16 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4। ये सवाल बड़ा फंसाता है। यहाँ पे देखिए ये क्या होती है, ये होती है आपकी एनपीसी।
एनपीसी में आपका जो माध्य है ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। वेशलर के केस में क्या होता है, आपका मीन कितना होता है, वेशलर में आपका मीन हमेशा 100 होगा और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है, आपका 15 होता है। खुद वेशलर भी आके बोले तो उसको भी यही बोलेगा कि आपके इसमें एसडी 15 होता है। इसका आप बड़े ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है, आपका ये जो विचलन है इसका मतलब क्या होता है कि मीन में आप कितना जोड़ते जाएंगे, 15 जोड़ते जाएंगे। मीन में कितना जोड़ते जाएंगे आप, +15 जोड़ते जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक अलग ब्रैकेट मिलेगा, यहाँ पे अलग मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पे माइनस भी करते जाएंगे। ठीक है, तो आपने 15 जोड़ा तो आपको यहाँ पे मिलेगा पहला वाला। ठीक है, ये हो गया आपका +1, ये हो गया आपका +2 एंड ये हो गया आपका +3। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी -1 -2 एंड यहाँ पे -3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वैल्यू है, यहाँ पे 100 वैल्यू है। तो यहाँ पे 15-15 आप जोड़ते जाएंगे, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू रहेगी। मालूम है आपको, 15-15 आप यहाँ पे जोड़ते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस में है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी आपकी 115, यहाँ पे कितनी आएगी आपकी 130, यहाँ पे आएगी आपकी 145। ठीक उसी प्रकार से 15 माइनस करते जाएंगे तो यहाँ पे 75 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा और यहाँ पे 55 आएगा। ठीक है, इसके बीच में कितना डेटा होता है वो आपको मालूम है, इसके बीच में कितना डेटा होता है वो मालूम है, एंड इसके बीच में कितना डेटा होता है वो आपको ऑलरेडी मालूम है। हम जब डिफाइन करते हैं 34 यहाँ पे, 34 यहाँ पे, 14 यहाँ पे, 14 यहाँ पे और 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ठीक है, बात करेंगे जब भी हम सैंपल की, इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पे देखिए सवाल को क्या पूछ रहा है, इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर्ड 12 ऑन अ टेस्ट, मतलब यदि एक छात्र एक परीक्षण में 12 अंक प्राप्त करता है तो उसको अंक कितने प्राप्त हुए हैं, 12 अंक प्राप्त हुए हैं। मतलब ये जो है इसका स्कोर है, जिसका माध्य कितना है, माध्य 16 है और मानक विचलन 4 है। तो उसका क्या पूछ रहे हैं, जेड स्कोर पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये टेबल देख लिया आपने अच्छे से, मीन देख लिया, स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने। तो आप जीवन में कोई भी आंकड़ा आपको दे दे तो आप उसको बड़े ही आराम से आप बना लेंगे। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है उसने ये बोला यहाँ पे कि मीन कितना है वहाँ पे, मीन वहाँ पे कितना है, मीन वहाँ पे उसका 16 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कर्व इस प्रकार से नहीं बनेगा, कर्व आपका इस प्रकार से बनेगा, थोड़ा समझ जाइए। ठीक है, यहाँ पे मीन कितना है, यहाँ पे 16 है, मतलब ये सेंटर ऑफ पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये 16 है। क्या बोल रहा है, ये 16 है आपका मीन। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना बोला है उसने, बोला है 4 का। मतलब पहले वाले डिविएशन में कितना रहेगा, +1, दूसरे वाले में +2, तीसरे वाले में +3। ठीक इसी प्रकार से -1 -2 -3। ठीक है, अब क्या करना है, 16 में 4 जोड़ा 20 आएगा, फिर 4 जोड़ा 24 आएगा, फिर 4 जोड़ा 28 आएगा। यहाँ माइनस करते जाएंगे, 12 8 और 4। ठीक है, बस आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये जो नीचे दिए हैं ये क्या है, ये स्कोर हैं आपके, ये माध्य आपको दिया हुआ है। उसका स्कोर कितना आया था, उस बच्चे का स्कोर था वहाँ पे 12 कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। उसका जेड स्कोर कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, जेड स्कोर हम कैसे बोलते हैं, जेड स्कोर कितना होता है, जेड स्कोर का मीन कितना होता है, जेड स्कोर का मीन हमेशा 0 होता है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है, 1 होता है। अगर इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव होता जाएगा, +1 +2 +3, यहाँ पे 0, और इस तरफ जाएगा तो क्या होता जाएगा, ये नेगेटिव होता जाएगा, -1 -2 -3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जेड स्कोर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए सवाल है, सबमिट करिएगा व्हाट्सएप के ऊपर कि मान के चलिए मीन कितना है, मीन 125 है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन 18 है, और जो स्कोर आया हुआ है, किसका स्कोर आया हुआ है, मयंक का जो स्कोर आया हुआ है वो कितना है, वो 161 है। ठीक है, तो इसका क्या बताना है आपको, इसका आप बताएंगे यहाँ पे जेड स्कोर कितना होगा। ठीक है, इसका जेड स्कोर बताइए। और एक और सवाल लीजिए यहाँ पे, इसका मान लीजिए स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 12.5 है, इसका मीन कितना है, 0 है, और इसका स्कोर कितना है, इसका स्कोर है 37.5। इसका भी क्या बताएंगे आप, इसका भी आप जेड स्कोर बताएंगे। 2 सवाल है आपके लिए, चलिए चलते हैं आगे। याद करिए प्रीमियम लेक्चर के अंदर आपको क्या बताया था, आपको बताया था हमने 4 प्रकार के स्कोर। कौन से स्कोर थे वो था आपका जेड स्कोर, उसका मीन कितना होता है 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है +1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको बताया था एक टी स्कोर के बारे में, जिसका मीन कितना होता है, मीन होता है उसका आपका 50 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है उसका, एसडी कितना होता है उसका, 10 होता है। 2 स्कोर और बताए थे आपको, स्टेनाइन स्कोर एंड स्टेन स्कोर।
कुछ भी निकालने बोलता है, आप क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपने z स्कोर रखा था वहाँ की वैल्यू, वहाँ की जगह आप क्या रख देंगे, आप t स्कोर रख देंगे। जहाँ पे आपने z स्कोर रखा था वहीं पे स्टेनाइन रख देंगे, और जहाँ पे रखा था वहीं पे स्टेन स्कोर भी आप रख देंगे। किस प्रकार से, मान लीजिए सेम सवाल है, मीन इसका 100 है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन 10 का है, नहीं 10 का नहीं लेते हैं, इसका मीन मान के चलिए 12 है, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 4 ही है, ठीक है। मीन 12 कर दिया हमने, स्टैंडर्ड डिविएशन 4, मतलब इस प्रकार से आएगा, और यहाँ पे 8 4 0, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसका टी स्कोर आपको निकालना है। टी स्कोर कैसे निकालेंगे, और उसने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं, मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं 20 ऑब्टेन किए हैं। तो अब टी स्कोर कैसे निकालेंगे, याद करिए लेक्चर के अंदर क्या बताया था, टी स्कोर का मीन कितना होता है, मीन होता है 50। तो यहाँ पे मीन कहाँ पे दिखता है आपको, मीन हमेशा यहीं पे दिखेगा, ठीक है। चाहे आप सीधे खड़े हों, चाहे आप उल्टे सर के बल खड़े हों, मीन हमेशा कहाँ पे रहेगा, मीन हमेशा सेंटर में रहेगा, मतलब माध्य में रहेगा, ठीक है। एवरेज की बात होती है, तो मीन कहाँ रहेगा, यहाँ पे 50 रहेगा। बस सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। डिविएशन कितना होता है, डिविएशन यहाँ पे 10 का होता है, तो यहाँ क्या करेंगे, +10 +10 +10, बस -10 -10 -10, कितना आएगा, 40 30 और 20, यहाँ पे कितना आएगा, 60 70 और 80। अब बताइए टी स्कोर कितना होगा, अगर यहाँ पे बताइए टी स्कोर कितना होगा यदि उसने 20 स्कोर किया है अपने मार्क्स में, तो एग्ज़ाम में, तो ठीक है। चलिए इसको भी करिए व्हाट्सएप। देखिए अगला सवाल, विच ऑफ द वन इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। बात किसकी कर रहे हैं, बात यहाँ कर रहे हैं वेरिएंस की, यानी कि प्रसरण की। प्रसरण क्या होता है, प्रसरण होता है कि प्रसारण, जो सुना है आपने, प्रसारण, दूरदर्शन का प्रसारण चल रहा है, मतलब सबके टीवी में क्या चल रहा है, दूरदर्शन चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से प्रसरण है, मतलब ये वैल्यूज बटी हुई हैं, फैली हुई हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, करेक्ट फॉर्मूला है इसका ऑप्शन नंबर 2, वेरिएंस इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार द स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और आसानी हो। प्रसरण हेतु सही सूत्र कौन सा है, तो यहाँ प्रसरण इज इक्वल्स टू, ये जो है इसका सही सूत्र है, इसको याद कर ले, रट लें आप बड़े अच्छे से, ठीक है। लेकिन आपको एक बात क्या ध्यान देनी है कि आपका जो ये वाला फॉर्मूला है, आपका जो ये वाला फॉर्मूला है, सिग्मा मतलब क्या होता है, आप सम करते हैं, आप जोड़ते हैं सभी चीज़ों को, ठीक है। सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका फॉर्मूला, किसके लिए, ये फॉर्मूला है आपकी जनसंख्या के लिए, ठीक है। प्रसरण किसकी बात कर रहे हैं, जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तब ये वाला फॉर्मूला दिया जाएगा। मान लीजिए भविष्य में पूछता है फॉर्मूला, तो सैंपल के लिए क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल सा, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया जनसंख्या के लिए, पॉपुलेशन के लिए होता है, इसको ध्यान रखें। लेकिन वही मान लीजिए अगर सैंपल की बात करें, सैंपल में क्या मिलता है आपको, सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, ठीक है। बस सैंपल के लिए, आपके नमूना के लिए ये हो जाता है, इतना सा आप ध्यान रखें, किसका फॉर्मूला, आपके वेरिएंस का, ठीक है। आपका प्रसरण जो है उसका फॉर्मूला सैंपल के लिए कितना होता है, सैंपल में आप n-1 कर देंगे, और बाकी जो है पॉपुलेशन के लिए क्या करेंगे, सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको बोला जाए वेरिएंस निकालना है, आपको किसका वेरिएंस निकालना है, आपको निकालना है 1,2,325,1,6, ठीक है। इसका आप क्या निकालना है, इसका आपको वेरिएंस निकालना है, इसका आपको प्रसरण निकालना है। अब आप पूछेंगे सर कैसे निकालें, सवाल फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ध्यान दीजिए ये क्या होता है, ये आपका होता है, ये होता है आपका मीन यानी कि माध्य, ठीक है। x बार, x क्या होता है, x सारी जो वैल्यूज़ हैं वो, तो अगर आपको इसका मीन निकालने बोला जाए तो आप निकाल सकते हैं मीन सिंपली एवरेज होता है 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 और 2 5 और 1 6, 6/3 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसका मीन कितना निकल आ गया, इस सेट का 1 2 3 का कितना निकल आया, 1 2 3 का मीन कितना निकल आया आपके पास, मीन निकल आया आपके पास 2, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, x बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। मीन आ गया आपके पास x बार 2। अब क्या निकालना है आपको, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, ये वही है 1 2 और 3, मतलब 3 यहाँ पे आएगा नीचे। लेकिन पहले क्या करना है आपको, सम ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या कौन सी है आपके पास, ये क्या है, ये एक बार ये वैल्यू रखेंगे, एक बार ये वैल्यू, एक बार ये वैल्यू, क्योंकि क्या करना है हमको, इनको ऐड करना है अंत में, ठीक है। तो कैसे रखेंगे, पहले रखेंगे आप 1 को, 1 माइनस ये मीन कितना है आपका 2 है, 1 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, कितना गया, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर आप बचा 1, प्लस दूसरा क्या है 2 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना बचा 0, 0 का 0, प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना बचा 1, ठीक है। 1 + 1 अपॉन
1/3, ठीक है। इसको डिवाइड करके आपका क्या निकल आएगा, आपका वेरिएंस निकल आएगा। आपने क्या किया, ये वैल्यू मिली, ये वैल्यू मिली, ये वैल्यू मिली, इन तीनों को आपने ऐड किया, ऐड करने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। और नीचे कितनी वैल्यू थी, n की वैल्यू थी 1/3। इसको आप डिवाइड कर देंगे 3 1 से, इस प्रकार से 0 पॉइंट जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका वेरिएंस, वो कहलाएगा आपका प्रसरण। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल। कल ही बताया था आपको प्रोबेबिलिटी सैंपल मेथड्स के अंदर 3 प्रकार की होती हैं, सिंपल रैंडम, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड, डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड, और ये दिया है आपको सैचुरेशन वाली, ठीक है। इसको देखते हैं एक बार नीचे। सैचुरेशन किसके अंदर आती है, NSM के अंदर, ठीक है, NPSM के अंदर, ठीक है। तो आपके प्रोबेबिलिटी सैंपल में सिंपल रैंडम, प्रोपोर्शनेट, डिसप्रोपोर्शनेट और सैचुरेशन किस में आती है, ये आती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आती है। वहाँ पे आपको बोला था कि आपको निमोनिक देंगे, उसका समय आ चुका है। कल पहले जब आपको बताई गई थी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के अंदर 3 थी आपके पास, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग थी आपके पास। उसके बाद कौन सी थी आपके पास, स्ट्राटा वाली थी, है ना। ये जो स्ट्राटा वाली है इसी के अंदर ये दोनों आती हैं जो अभी हमने देखी, कौन सी, प्रोपोर्शनेट वाली एंड डिसप्रोपोर्शनेट वाली, ठीक है। अलग से कहीं से नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो तो ध्यान दीजिएगा। स्ट्राटा के अंदर ही आती हैं ये दोनों, प्रोपोर्शनेट एंड डिसप्रोपोर्शनेट वाली, और तीसरी बच गई आपकी एरिया और क्लस्टर वाली, ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी के अंदर सिंपल मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपल के अंदर सिंपल रैंडम आती है, स्ट्रेटा आती है। स्ट्रेटा के ही 2 पार्ट हैं, प्रोपोर्शनेट एंड डिसप्रोपोर्शनेट, है ना। मतलब स्ट्रेटा तो बनाएंगे हम, मेल फीमेल का बनाएंगे तो किसी प्रपोर्शन में बना रहे हैं या किसी डिसप्रपोर्शन में बना रहे हैं उसकी बात हो रही है। और तीसरा बच जाता है आपका एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। अगर आपको ये याद रहता है तो इसको ऐसे याद कर लें, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, समानुपातिक स्तरीकृत प्रतिचयन, व्यतुक्रमानुपातिक स्तरीकृत प्रतिचयन, ठीक है, ओके। ये आते हैं किसके अंदर, आपके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के, मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं। अब बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी की, बात करते हैं। और उसका निमोनिक क्या है, उसका निमोनिक है, आपको जैसे याद रखना है रख लीजिए, इस प्रकार से अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है। जो आपको सुटेबल लगे उसको आप याद रखें, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इसलिए देखते हैं। ये है आपका निमोनिक, कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा, देंगे या देगा, ठीक है, देगा जैसा भी करना है, देगा कर लीजिए, देगा, ठीक है। कोई अगर कहीं पे जाएगा तो क्या मिलेगा उसको, स्नो सत्तू देगा, ठीक है। जो स्नो है वो सत्तू देगा, ठीक है। कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा, हम तो ऐसे ही याद करेंगे, आपको करना है तो कर लीजिए। अगर आपके पास कोई दूसरी तकनीक है तो उसका भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इसको करें, याद रहेगा, ठीक है। बात करेंगे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी मेथड्स की, उसके अंदर कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा, कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा, कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा। क्यू से आती है आपकी कोटा सैम्पलिंग, ए से आती है आपकी एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, जाएगा से जे से आती है आपकी जजमेंटल सैम्पलिंग, ठीक है। फिर स्नो से आती है आपकी स्नोबॉल, सत्तू से आती है आपकी सैचुरेशन, जो भी आपके आंसर में था ना सैचुरेशन वाली, वो आती है। और देगा से आती है आपकी डेंस सैम्पलिंग, ठीक है। इतने इनके नाम होते हैं, तो जैसे आपको याद रखना है रख सकते हैं। कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा, कोटा सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, जजमेंटल, स्नो, सैचुरेशन एंड डेंस सैम्पलिंग, सब किसके पार्ट हैं, ये आपके पार्ट हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। चलिए, अरे ये क्या हो रहा है, अ रिसर्चर यूजिंग अ ग्रुप ऑफ 10 सब्जेक्ट्स अंडर 4 कंडीशंस रिपीटेडली, कुछ नहीं दिक्कत नहीं है, बनेंगे आपसे ये वाले सवाल भी। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द एरर टर्म। एक शोधकर्ता 4 परिस्थितियों में 10 व्यक्तियों के समूह का बार बार प्रयोग कर रहा है, त्रुटि पद के लिए स्वायत्ता का अंश क्या होगा, ठीक है। त्रुटि पद मतलब कुछ एरर हो रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वायत्ता का अंश आपका कितना होगा यहाँ पे पूछ रहा है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे कितना है, अ रिसर्चर यूजिंग अ ग्रुप, एक शोधकर्ता 10 व्यक्तियों के समूह का बार बार, मतलब यहाँ पे ग्रुप कितना है आपके पास, ग्रुप केवल आपके पास एक ही है, समूह एक ही है। कितने लोग हैं समूह के अंदर, 10 लोग हैं, 10 लोग हैं उसके अंदर। क्या कर रहा है, बार बार प्रयोग कर रहा है, कितनी परिस्थितियों में, 4 परिस्थितियों में, ठीक है। तो मतलब 10 × 4, ठीक है, मतलब 10 व्यक्तियों का चारों परिस्थितियों में क्या होगा। ये एक पर्सन है मान लीजिए, इसको क्या किया जा रहा है, कुछ टेस्ट किया जा रहा है दवाई का इसके ऊपर, और दवाई कब खिलाई जा रही है इसको, सुबह को भी खिलाई जा रही है, शाम को भी खिलाई जा रही है, दोपहर को भी खिलाई जा रही है, और रात में सोने के पहले भी खिलाई जा रही है, इस प्रकार समझ सकते हैं। मतलब कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4। ग्रुप कितना है आपके पास, ग्रुप एक ही है। यहाँ पे अगर बात करें सिंपल सी, एन कितना है आपके पास,
n कितना मिल रहा है आपको, n मिल रहा है यहाँ पे 10 व्यक्ति, ठीक है। n कितना है आपके पास, 10 है, और परिस्थितियाँ कितनी हैं आपके पास, 4 है। परिस्थितियों को आप चाहे तो a ले सकते हैं या k ले सकते हैं, जो भी आप चाहें। अनोवा में मोस्टली आप जो ग्रुप डिवाइड करते हैं उसको k लिया जाता है, ठीक है। तो मोस्टली आप k ले लीजिए इसको, तो क्या होगा आपका k आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है आपके पास, k इज इक्वल्स टू कितना है, 4 परिस्थितियाँ हैं यानी कि 4, मतलब n आपको मिल गया है, n कितना है, 10 है, k 4 है, ठीक है। बार बार हो रहा है, मतलब कौन सा है ये आपका रिपीटेड मेजर है, ठीक है। पुनः पुनः इसका जो है मापन किया जा रहा है, रिपीटेड मेजर है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, इसके लिए फॉर्मूला आप बोल सकते हैं n-1, ठीक है, इंटू k-1, ठीक है। n-1 k-1 स्क्वायर समझ लीजिए। n कितना है आपका 10-1 इंटू k कितना है आपका, k था 4-1, ठीक है। यह कौन सा है आपका, ये आपका विद इन डिज़ाइन है ना, आंतरिक वाला है ये आपका विद इन, ठीक है। मतलब 10 लोगों को ही बार बार किया जा रहा है ना, बिटवीन। अच्छा एक बात और, ये बिटवीन, आप बोलेंगे सर ये तो बताते बताते बीच में क्या बताने लगे, बिटवीन और विद इन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। विद इन जो आप देख रहे हैं वो ये है कि 10 लोगों का बार बार मतलब जितनी बार भी करना है एक्सपेरिमेंटर को, एक ही ग्रुप का या एक ही समूह का वो आपस में चेक करेगा, उसको बोलते हैं हम विद इन डिज़ाइन, विद इन अभिकल्प बोलते हैं। और मान लीजिए अगर वो 10 ग्रुप का एक कंडीशन में, 10 ग्रुप का 2 कंडीशन में, 10 ग्रुप का 3 कंडीशन में ऐसा करता, तो इसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं बिटवीन डिज़ाइन, ठीक है। मतलब प्रत्येक कंडीशन के लिए अगर आपके पास अलग अलग होगा तो क्या कहलाएगा, वो बिटवीन कहलाएगा। और एक ही ग्रुप को आप बार बार प्रत्येक कंडीशन में डाल के देख रहे हैं तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका विद इन डिज़ाइन। चलिए वापस आते हैं हमारे वहाँ पे n-1 इंटू k-1, 10-1 इंटू 4-1, 9 इंटू 3 कितना आ गया, 27। ये हो गया आपका आंसर। ध्यान रखिएगा ग्रुप एक ही होना चाहिए, सिंगल ग्रुप होना चाहिए, यानी सिंगल फैक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, एक ही ग्रुप है, ठीक है। 4 कंडीशंस रिपीट हो रही हैं, बार बार प्रयोग हो रहा है। तो ध्यान रखिए क्या होगा यहाँ पे, n-1 k-1 यहाँ पर होगा। आंसर आ गया आपका 27। अब देखिए अगला सवाल, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ रिसर्च। ये आज आपको लेक्चर कराया था लास्ट 2 सेकेंड लेक्चर में भी था। एक्सप्लेनिंग अ फिनोमेना, मेकिंग डिस्कवरी, फुलफिलिंग अ गैप इन नॉलेज, अटेम्प्ट टू रिजॉल्व कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स, मेकिंग एन इन्वेंशन, ठीक है। क्या पूछा उन्होंने, अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं। परिघटना की व्याख्या करना, बिल्कुल सही बात है। एक खोज करना, नहीं, ये खोज आपको बताया था ना एक्सप्लेन करके, खोज क्यों नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। न्यू नॉलेज होता तो मे भी शायद सही हो जाता, लेकिन खैर एंटी है, बट खोज नहीं करते यहाँ पे हम। ज्ञान की रिक्तता को भरना उन्होंने यहाँ पे दे दिया, CAC, एंड विरोधाभासी परिणामों के समाधान का प्रयास, आविष्कार नहीं करते हम, है ना। कोई रिसर्च में सुना आपने किसी ने आविष्कार किया, नहीं। अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, परिघटना की व्याख्या करना, विरोधाभासी परिणामों के समाधान का प्रयास। किसी ने अगर एक रिसर्च की आपको पसंद नहीं आ रही, आप क्या करेंगे, उसके समाधान में लग जाएंगे, समाधान। चलिए, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द स्कोर्स गिवन बिलो। 15, 8, 30, 12, 5, 40, 30, 20। इसको सबमिट करिए व्हाट्सएप के ऊपर, जो भी इसका आंसर है बनना चाहिए आपको, कराया हुआ है, बताया हुआ है। चलिए अब हम बात करेंगे स्पीयरमैन ब्राउन करेक्शन के बारे में। स्पीयरमैन ब्राउन करेक्शन क्या होता है, ये कुछ नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला है, और फॉर्मूले का नाम क्या है, KR/1 प्लस K-1 इंटू R, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है KR/1 प्लस K-1 इंटू R, KR/1 प्लस K-1 इंटू R। चलिए इसको पढ़ते हैं और याद करेंगे आप रिसर्च के लेक्चर्स को, कि वहाँ पे जो हमने स्टेप्स बनाए थे वो यहीं पे अप्लाई होते हैं। शहर के एक अग्रणी बिजनेस स्कूल का यह दृष्टिकोण है कि उसने विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में अच्छी प्रवीणता होनी चाहिए। प्रारंभिक कदम के रूप में स्कूल प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि भाषा के प्रयोग हेतु एक संक्षिप्त परीक्षण तैयार किया जाए, एक टेस्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट प्रभारी ने कितनी मदें लिखी, 30 मदें लिखी, ठीक है। 30 आइटम्स लिखे सबसे पहले, 30 मदें लिखी। प्रत्येक मद के 5 वैकल्पिक उत्तर थे डाइकोटोमस, जिनमें से एक सही उत्तर था, ठीक है, या तो सही या तो गलत। उन्होंने 250 विद्यार्थियों के प्रतिदर्श सैंपल को 30 मदें दी, जो मद विश्लेषण आइटम एनालिसिस मद शेषफल सहसंबंध के परिकलन हेतु थी। मद विश्लेषण में 25 मदें लिखी गई, ठीक है। एनालिसिस किया गया, 30 में से कितने बचे, अब बचे आपके 25 आइटम्स, ठीक है। ऐसे ही बताया था लेक्चर के अंदर कि पहले क्या होगा, आइटम राइट करेंगे एंड देन आइटम एनालिसिस होगा। विश्वसनीयता गुणांकों को द्विभाग, ठीक है, आपका जो है कूडर रिचर्डसन KR विश्वसनीयता गुणांक एवं क्रोनबाक अल्फा, लिखा भी नहीं है पूरा,
क्रोनबेक अल्फा कितना आया, 0.7 पाया गया। 0.7 रिलायबल था टेस्ट। परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता का परिकलन भी 8 सप्ताह बाद के समय अंतराल पर दोबारा उसी प्रतिदर्श का प्रयोग करते हुए किया गया। परीक्षण पुनर्परीक्षण क्या है, आपकी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। परीक्षण पुनर्परीक्षण सहसंबंध 0.26 पाया गया, ठीक है, 0.26 पाया गया। टेस्ट रीटेस्ट 0.26, याद करिए। जो 0.001 संभावित स्तर पर महत्वपूर्ण था, सिग्निफिकेंट की बात हो रही है। प्रोजेक्ट प्रभारी के प्रयासों से स्कूल के प्राधिकारी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे कहा कि कुछ और समान मदों को जोड़कर 75 मदों के प्रारूप को विकसित करें, ठीक है। 75 मदों को विकसित करना है। ओरिजिनल कितनी है हमारे पास, ओरिजिनल 25 है। 75 कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3, इसकी जो लेंथ बढ़ा रहे हैं कितनी बार, 3 बार, ठीक है, ओके। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्रोनबेक अल्फा कितना दिया हुआ है, 0.7 दिया हुआ है। ये आ जाइए, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ये, इफ़ द प्रोजेक्ट इन चार्ज डेवलप्ड अ 75 आइटम वर्जन बाय एडिंग सिमिलर आइटम्स व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड क्रोनबेक अल्फा। पुराना क्रोनबेक अल्फा कितना था, 0.7 था। अब नवीन कितना होगा वो पूछ रहे हैं यहाँ पे। यदि प्रोजेक्ट प्रभारी एक जैसी मदों को शामिल करके परीक्षण का 75 मद प्रारूप तैयार करता है तो उसका संभावित क्रोनबेक अल्फा क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या बताया था आपको, स्पीयरमैन ब्राउन करेक्शन वाला, उससे निकालेंगे क्रोनबेक अल्फा हम। फॉर्मूला क्या था, KR/1 + K-1 R। लगा दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे लगाते हैं इसको, यहाँ पे देखते हैं K कितना है हमारे पास, K की वैल्यू कितनी आ गई है, ट्रिपल कर रहे हैं लेंथ को ना, हम 3 गुना कर रहे हैं तो 3। R कितना है, इंटू 0.7 अपॉन 1 + K कितना है, K3 है, 3 - 1 इंटू R कितना है 0.7। तो यहाँ पे कितना आएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2.1 अपॉन 2 14 1 मतलब 2.4, इससे डिवाइड कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना है इसका, करने के बाद 24 को करेंगे तो 0.87 समथिंग कुछ आता है, ठीक है। तो यही है आपका सही उत्तर, 0.875, ठीक है। ओरिजिनली कितनी मदें थी वहाँ पे, 30 मदें थी, 30 आइटम्स थे। कितने बने रिटेंशन के बाद, 25 आइटम्स बचे। उसको क्या किया गया, 3 टाइम्स बढ़ाया गया, है ना। 25 3 कितना होता है 75, 3 टाइम्स बढ़ाया गया तो कितना हो गया 75 आइटम्स के लिए क्या करेंगे, KR/1 + K-1 R, ठीक है। वहीं अगर बोला होता कि हमने टेस्ट लेंथ को क्या कर दिया है, हमने दुगुना कर दिया है या हमने उसको डबल कर दिया है, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, जब भी ध्यान रखिए, जब भी टेस्ट लेंथ जो है डबल होगी। डबल कैसे होगी, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल बोलते हैं कि आप 50 आइटम के लिए ही बनाइए, 50 आइटम के लिए बनाते तो कितना होता 25 × 2, ठीक है, मतलब 25 × 2 कितना होता है 50, मतलब डबल कर दिया। डबल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, KR वैसे ही रहेगा, K कितना हो गया 2 हो गया, 2R/1 + R, ठीक है। कुछ नया फार्मूला नहीं है ये, बस सिंपल उसी को अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे 2R/1 + K-1 R करेंगे तो 1 - 1 कितना होगा, 1 - 0 होगा, तो कितना बचा, उतना ही बचा, 2R/1 + R। फॉर्मूला सेम वही चलेगा, ठीक है। फॉर्मूला कब चेंज होगा, जब इसको बोलेंगे और इसको आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा वहाँ पे R/2 - R, ठीक है। जब टेस्ट लेंथ को और हाफ करेंगे, ठीक है, टेस्ट लेंथ अगर मान लीजिए 50 होगी तो उसको 25 करेंगे, 25 होगी तो उसको 12.5 तो नहीं होगा, बट हाँ 30 होगी तो उसको 15 करना है, तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, R/2 - R। हमेशा फॉर्मूला क्या रहेगा कैलकुलेट करने के लिए, KR/1 + K-1 R ये रहेगा, ठीक है। इसमें आप जो है K देखिएगा कि उसको ट्रिपल कर रहे हैं, चबल कर रहे हैं, पचल कर रहे हैं, कितनी बार उसको बढ़ा रहे हैं टेस्ट लेंथ को, या फिर डबल कर रहे हैं, या फिर उसको हम हाफ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ये फार्मूला भी कैसे आया होगा, चलिए मतलब बताने ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी देखिए, हाफ इंटू KR, K तो रहा ही नहीं, 1 रहा, R/1 + K-1 मतलब हाफ -1 R, खैर जाने दीजिए उसको। यहाँ पे ऐसे आएगा, R का R रह गया ऊपर, 2 + K-1 होगा इंटू R/2 R/2 - R। आप बस इतना याद रखिए, R/2 - R होता है हाफ करने पे, ठीक है। मैथ्स का एग्जाम नहीं है कि आपको बताएं यहाँ पे, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिए, निकाल सकते हैं आप, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए जब भी हाफ करेंगे आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे वहाँ पे, R/2 - R। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे Z स्कोर कैसे निकाला जाता है। एक तो आपको मालूम है Z स्कोर का मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होता है, लेकिन मान के चलिए अगर आपको सवाल दे दे कि Z स्कोर निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे आप। Z स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है इसका x - μ/ डिविएशन। क्या है फॉर्मूला इसका, x - μ/ डिविएशन। म्यू क्या होता है आपको कल भी बताया था, म्यू होता है आपका मीन, है ना, आपका माध्य जो है उसकी बात करते हैं,
ठीक है। और ये क्या है आपका, ये सिग्नल होता है आपके स्टैंडर्ड डिविएशन का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको जेड स्कोर निकालना है किसी चीज़ का, तो ये जो होगी ये होगी आपकी कौन सी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जिसको आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सवाल किस प्रकार से होगा कि यदि एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू 125 है, ठीक है, और उसका मीन कितना है, मीन उसका है 150, और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, यहाँ देखिए ऑब्जर्व वैल्यू या मार्क्स कितने हैं, 125 आए हैं, मीन कितना है उसका, मीन 100 है, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है उसका, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है उसका जेड स्कोर, ठीक है। जेड स्कोर कैसे निकालेंगे आप, जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, जेड स्कोर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। ये मालूम है स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, नीचे डाल दीजिए 10 यहाँ पे। एक्स कितना है, एक्स आपका 125 है, 125, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, मीन कितना है आपका, मीन आपका 100 है, म्यू कितना है 100, कर दीजिए इसको, 125 में से 100 गया, कितना बचा 25 अपॉन 10, जेड स्कोर कितना आ गया उसका 2.5 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप ग्राफ के थ्रू देखना चाहें तो भी कैसा बनेगा, देखिए ये है आपका, ये है आपका, ये है आपका, ठीक है। मीन कितना दिया हुआ है, मीन वहाँ पे 100 दिया हुआ है, ठीक है। डिविएशन कितना है, 10 का चल रहा है, 110, 120, 130, 90, 80, 70, ठीक है। कितना आया उसको स्कोर, इसका स्कोर आया था 125, ठीक है। तो कितना आया उसका जेड स्कोर हमने निकाला था अभी, कितना आया था 2.5 आया था, कैसे आया था, +1 +2 यहाँ तक आ गया, और ये देखिए 0.5, ठीक है। तो घबरना नहीं है, डरना नहीं है, जेड स्कोर निकालने बोले तो क्या करिएगा आप, एक्स माइनस म्यू अपॉन ये आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ कोशाज की, या आपके कोश की बात करते हैं। ये कैसे जाती है, ये जाती है आपकी आउटर से इनर जाती है, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर जाती है सब चीज़ें, ठीक है। इन्हीं कोशास को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं ये कोश या कोशास को क्या बोलते हैं हम, इनको हम बोलते हैं लेयर्स ऑफ सेल्फ, है ना। हमारी क्या है, स्व की परतें, इसे कह सकते हैं स्व की परतें। इसमें क्या है आपका है अन्नमय कोश, इसके अंदर आता है, ठीक है, अन्नमय कोश इसके अंदर आता है। फिर अन्नमय के बाद आता है प्राणमय, अब अंदर और जाएंगे, प्राणमय कोश आएगा, प्राणमय के बाद आएगा आपका मनोमय, फिर उसके बाद आएगा आपका विज्ञानमय, और फिर अंत में आएगा आपका, अंत में क्या मिलेगा आपको, जब पूरा चले जाएंगे तो आनंद मिलेगा आपको, आनंदमय कोश, ठीक है। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ये क्या हो गया, ये आपका मनोमय कोश, ये आपका विज्ञानमय कोश, और ये आपका आनंदमय कोश। अगर जमाने को देगा तो इस प्रकार से आप जमा लेंगे इसको, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे अंतःकरण की, अंतःकरण की बात करेंगे। इसमें 3-4 चीज़ें हैं, वो है आपका, एक है मानस, मानस जिसका स्कोर 32 आया था, फिर है आपका अहंकार, मानस अहंकार, फिर आती है आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस वगैरह की बात होगी इसमें, और फिर आता क्या है आपका, फिर आता है आपका चित्त, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को हम कहते हैं आपका साइकोलॉजिकल सेल्फ। अगर हम बात करें हमारे योगिक ट्रेडिशन या संज्ञान के अंदर, अगर हम योगिक में बात करें, ठीक है, योगिक ट्रेडिशन के अंदर हम बात करें तो ये है आपके साइकोलॉजिकल सेल्फ। अंतःकरण की बात करेंगे तो मानस आता है, अहंकार, बुद्धि एंड आपका चित्त, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को ऑल द बेस्ट आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। आप जाएं अच्छे से एग्ज़ाम दें, आप सभी को ऑल द बेस्ट, एंड रिवाइज़ करते रहिए, जितना भी समय बचा है उसमें अच्छे से रिवाइज़ करते जाइए। जो चीज़ें आपको मालूम थी उनका भी रिवीजन हो गया है, अभी कुछ नया भी आपको मालूम पड़ा है तो उसको भी आप रिवाइज़ करते रहें। अगले 24-48 घंटे आप जो भी रिवाइज़ करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि आप जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है उसको रिवाइज़ करें, नए पढ़ने के पीछे आप ना जाएं, ठीक है। मिलते हैं आपसे 12 बजे, कब, 15 तारीख को, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड।